अविनाश जी, मैं आपसे निवेदन इसलिए कर रहा क्योंकि हमारे दर्शकों तक आपका जो लेखन है उसका भी एक थोड़ा-सा क्या कहते हैं फ्लेवर पहुँचे। तो पृष्ठ 119 जो है उसमें जो नीचे के पैराग्राफ में वो आपको बताता है जिसके बाद उसकी आँखें भर आती हैं। वो वाला हिस्सा आप अगर पढ़ के सुनाएँ तो? चलिए, तो मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ स्काई टाइलर की कहानी। मेरे पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं और कोविड के चलते काफ़ी परेशानी है। काम मिल नहीं रहा, जब भी मिलता है तो पैसे कम मिलते हैं। पैसों को लेकर भी तनाव काफ़ी रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि जितनी भी मदद कर पाऊँ अच्छा है, स्काई बोला। ये एक 17-18 साल का लड़का बता रहा है कि घर में परेशानी के कारण उसे कैफ़े में काम करना पड़ रहा है। फरवरी से वो घर पर ही हैं। मेरी माँ एक गृहिणी है। पहले जब तक पापा के पास काम था, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक से काम मिलना बंद हो गया। घर की किस्त, ट्रक की किस्त और बाकी खर्चे। जो भी छोटी-मोटी बचत थी, वो 2-3 महीनों में खत्म हो गई। पापा जब पहले काम पर होते थे, तो वो कभी घर पर शराब नहीं पीते थे और कभी-कभार ही पीते थे। पर जब सब बंद हो गया, तो उनका पीना बढ़ गया, घर में झगड़े होने लगे। एक दिन माँ ने दादाजी को फ़ोन करके बुलाया और अब वो हम दोनों भाइयों को लेकर यहाँ आ गए। ये कहते-कहते स्काई की आँखें भर आई। मैंने उससे माफ़ी माँगी। अरे माफ़ी की ज़रूरत नहीं, आपकी जगह कोई और होता तो भी मैं उससे यही कहता, अगर वो ज़रा भी बात करता। घर पर बोल नहीं सकता, तो यहाँ किसी से बात करके दिल हल्का कर लूँ। क्या नाउ बात! दिस इज़ द सैड रियलिटी ऑफ अ लाइफ अक्रॉस द अटलांटिक और यहाँ पे भी। यहाँ पे भी हम कई लोगों को काम में जाता हुआ देख के कहते हैं, ये बहुत छोटी उम्र में काम में लग गया, पर हर किसी के पीछे कुछ कहानी होती है। तो इसने हर बताया कि किस तरह इसके पिता की सैलरी में पहले उनको $2.5 मिलते थे, 1 मील चलने के, अब $1.5 मिलता है और किस तरह वो रास्ते में नहीं रुक पाते। तो कोविड ने किस तरह सबको इफ़ेक्ट किया है, ये उसकी एक छोटी-सी कहानी है। तो ये तो एक उसकी छोटी-सी कहानी थी, लेकिन और भी कई महत्वपूर्ण कहानियाँ इस किताब में आपने पाठकों तक पहुँचाई हैं। उसमें से मुझे हाशिम भी याद आता है, वो पूरा किस्सा मैं अभी सुनाने के लिए नहीं आपसे निवेदन कर रहा, पर मैं अपने दर्शकों तक ये पहुँचा दूँ ज़रूर कि कहीं हास्य वाली हैं, कहीं संवेदनाएँ, भावनाएँ, तो कहीं सस्पेंस और थ्रिलर जैसे कथानक भी लोगों के जीवन से निकले अफ़गानिस्तान से होते हुए अमेरिका की यात्रा तक हाशिम की बात जो है। जी। मैं ये सिर्फ़ ऐसे थोड़े-थोड़े जो जो संकेत दे रहा हूँ, ये किताब पढ़ने लायक है और पढ़ने के साथ-साथ जो हमारा सोच के स्तर पर विस्तार होता है, संवेदना के स्तर पर विस्तार होता है, वो मुझे लगता है अविनाश जी को एक जर्नलिस्ट से किसी दूसरी श्रेणी तक भी इस किताब के माध्यम से पहुँचा देता है। तो स्वाभाविक है कि इसकी जो प्रतिक्रिया है वो आपको कुछ और दृष्टि देती होगी, एक लेखक के रूप में या जो कुछ आपने किया उसके रूप में कोई अम, ऐसा रिस्पॉन्स जो आपको लगा कि अनएक्सपेक्टेड किस्म का रहा हो इस किताब के बारे में क्योंकि दिस हैज़ बीन रिसीव्ड वेरी वेल। हिंदी की किताबें इतनी अधिक पढ़ी भी नहीं जाती हैं, ऐसा आम धारणा हमारी है, उसको भी इसने तोड़ा है। अ, देखिए सबसे अच्छी बात ये लगी कि ऐसी-ऐसी जगहें मैंने देखी और उनके बारे में लिखा और मुझे रिस्पॉन्स भी बड़ी अलग-अलग जगहों से आ रहा है। तो अगर मैं अपने राज्य की बात करूँ तो बॉर्डर के इलाके बाड़मेर जैसी जगह से जब कोई पाठक किताब खरीदता है तो उसकी पिक्चर क्लिक करके आपको ट्विटर या फ़ेसबुक पे शेयर करता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोग अ, वहाँ तक भी जिज्ञासा है। तो एक सबसे हैरत वाली बात ये थी कि मैं अमेरिकी दूतावास में बैठा हुआ था और जब उनसे बात हो रही थी तो उनका पहला प्रश्न था, "आपने इतनी मेहनत करी, वहाँ तक गए, आपने पुस्तक हिंदी में क्यों लिखी?" मैंने कहा, "जी, हिंदी में इसीलिए तरह बात हुई और इसी में पब्लिकेशन है।" तो कहते हैं, "नहीं, अंग्रेज़ी पढ़ते।" तो मैंने कहा, "हिंदी ने मुझे एक नई ऑडियंस दी। जहाँ बाड़मेर से कोई फ़ोटो खींच के भेज रहा है कि मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, कोई 35-40 साल का युवा, वहीं लखनऊ में कोई अम्मा 70 साल की है और वो भी ये किताब पढ़ रही है कि पहली बार अमेरिका के ऊपर कुछ हिंदी में लिखा गया है। तो इतनी वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस आपको कहीं और नहीं मिलती। तो ये काफ़ी
टचिंग एक्सपीरियंस रहा और अच्छी बात ये रही कि पहली किताब होने के बावजूद इसका दूसरा संस्करण निकला। उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ें और एक जो एलिटिज़्म की बात होती है ना, अमेरिका को लेके कुछ भी बात करो बड़ा एलीट माना जाता है। चाहे वो अमेरिकी इलेक्शन हो या कोई भी बात हो, वही 4-5 सेंटर्स और वही एलीट स्टूडियो। जबकि जीवन बिल्कुल भारत के किसी भी प्रांत जैसा अमेरिका में भी होगा। तो ये एक मिथक भी तोड़ती है। मैंने किताब में एक जगह लिखा है कि मेरी अमेरिका के सीमित नॉलेज के लिए मैं शाहरुख खान को भी ब्लेम करता हूँ कि शाहरुख खान और करण जौहर ने कभी हमें इन 2-3 जगहों के आगे अमेरिका दिखाया ही नहीं कि हम समझ पाएँ कि अमेरिका क्या है। तो ये एक अविनाश जी की किताब जो है वो अमेरिका के कुछ अनछुए पहलू हम तक पहुंचाती है। और अब आपकी किताब का जो मुख्य कथानक है, जो चुनाव के साथ संबंध रखता है, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा क्यों ना कर ही ली जाए। तो जी सर। आपने लिखा है बंटा हुआ देश, और उसका कारण ये था कि आप ऐसे लोगों से मिल रहे थे जिसमें से कुछ लोग ट्रंप के होने को अमेरिका के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रहे थे। तो कई लोग ऐसे मान रहे थे कि उनके अंदर उस तरह का व्यक्तित्व नहीं है कि वो राष्ट्रपति बनते। तो जी। आप भी कई बार तो इस तरह के विपरीत विचारों वाले लोग एक साथ आपके सामने होते थे। तो कोई एडिशनल इंटरेस्टिंग घटना जो कभी बनी हो बिकॉज़ ऑफ stark differences in people's uh, perception और ओपिनियन? कई जगह ऐसे आए मतलब मैंने लिखा भी है वो 2 बहनों का उदाहरण जो आपने बताया। मैंने अपने खुद के बड़े भाई का इसमें ज़िक्र किया है कि वो बहुत बड़े ट्रम्प समर्थक हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। और शिकागो में एक जगह मैं एक उदाहरण देता हूँ जहाँ मेरी एक व्यक्ति से बात होती है जो कि काफ़ी लिबरल हैं, खुद इमिग्रेंट हैं। ट्रम्प की किसी बात से उनकी वाकफ़ियत नहीं है, पर वो कहते हैं कि ट्रम्प का जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रम्प सत्ता पे काबिज़ रहते हैं, तो स्टॉक मार्केट्स अच्छे परफ़ॉर्म करेंगे। उन्होंने अपना रिटायरमेंट का सारा पैसा मार्केट में डाला हुआ है और अगर वो पैसा डूब गया, तो उनके लिए अपना और अपनी वाइफ़ जो डिमेंशिया से बीमार है, उनका इलाज कराना मुश्किल हो पाएगा। तो वो एक हार्श रियलिटी भी दर्शाता है कि अमेरिका एक बहुत ही कैपिटलिस्टिक कंट्री है, वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ मनी एंड माई सेल्फ। तो मैंने पूरी किताब में ये कहा है कि ये देखने योग्य प्रश्न था कि अमेरिका पॉकेट के लिए वोट करेगा या प्रिंसिपल के लिए। अंत में जब नतीजा आया तो अमेरिका ने या 70 लाख अमेरिकियों ने प्रिंसिपल के लिए ज़्यादा वोट किया और ट्रंप को सत्ता से बाहर किया। तो वो जो कहानी है शिकागो में उस व्यक्ति की, जो ट्रम्प से बिल्कुल वाक़फ़ियत नहीं रखता, फिर भी कहता है कि मेरे लिए ट्रम्प ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रहे तो स्टॉक्स ठीक रहेंगे। तो ये जो गुत्थी है कि चुनाव में पोस्टल बैलेट होने के कारण कुछ धांधली हो सकेगी, और ये वाली चर्चा जब आप यात्रा में थे तब होने लग गई थी। जी, बिल्कुल। मैंने ज़िक्र भी किया है और देखिए धाँधली की बात कर रहे थे पर मैं अभी भी मानता हूँ कि अगर ये एक नॉर्मल चुनाव की तरह चुनाव होता, तो शायद परिणाम कुछ और हो सकते थे, क्योंकि मेल इन बैलेट्स आए। और ट्रम्प की हार का मुझे एक मेन मुद्दा ये लगता है कि वो मेल इन बैलेट्स को ढंग से मैनेज नहीं कर पाए। जो उनके आस-पास के सलाहकार थे, उन्होंने शायद उनको ये एक भ्रम में रखा कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारा हुआ या जजेस हमारे हुए, तो अगर कुछ बैलेट्स हमारे पक्ष में नहीं गए, तो भी हम वो बदल लेंगे। और वो उनको कॉस्टली अ रहा काफ़ी। आप चाहे जॉर्जिया देख लीजिए, जहाँ महज़ 12,000 से कुछ ही वोट कम रह गए थे और उससे वो हार गए। जबकि वहाँ पे गवर्नर जो है वो रिपब्लिकन है। एरिज़ोना में भी रिपब्लिकन पार्टी का रूल है और फिर भी वहाँ ट्रम्प हार जाते हैं। तो कहीं न कहीं वो मेल इन बैलेट से जो लोग आज तक वोट नहीं कर पाते थे, उनको एक चांस मिला कि आप अपना वोट कास्ट कर पाओ। अब जो ट्रम्प समर्थक होंगे वो यही कहेंगे कि कई इसमें फर्जी वोट थे। वो एक अलग विषय है।
पर कई लोग जो कि आम तौर पे वोट नहीं करते, उनको अपनी बात रखने का एक मौका मिला और नतीजे हम सबके सामने हैं। मुझे लगता है पर जिस तरह अगर से ये नॉर्मल वोट होता, जी। तो शायद वो लोग फिर वोट देने नहीं जाते और ट्रम्प इलेक्शन जीत जाते। आपने जिस तरह ये कहा है कि वो पोस्टल बैलेट्स को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा सूत्र है जो अगर ट्रम्प पहले से आपसे प्राप्त कर लेते, तो शायद वो उस तरफ ध्यान देते क्योंकि वो तो उसकी आलोचना करने पर ही अपनी ऊर्जा अधिक लगा रहे थे कि बिल्कुल। इसके कारण गड़बड़ हुई। तो आपने ये बहुत ही सही पॉइंट पकड़ा है और थोड़ी-सी राजनीतिक चर्चा एक बार और करूँगा पर मेरा निवेदन है आपसे कि आप अपनी किताब के जो 164 164th पेज है, उस पे जाएँ और मैं भी आपके साथ थोड़ा-सा हिस्सा इसका पढूँ जिस घटना का हमने उल्लेख किया था, जो आपको गांधी कहकर संबोधित कर रहे थे सज्जन। उससे थोड़ी दूर पर खड़े होकर मैंने अपना मास्क निकाला। ओहो! तुम बंदूक की बात से सहमति नहीं रखते। ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि तुम्हारी शक्ल गांधी से मिलती है, वो मेरे पास आते हुए बोला। अपने बालों और गोल चश्मे को देखो, अगर तुम्हारी मूँछों में मेरी मूँछों का रंग आ जाए तो तुम हूबहू गांधी लगोगे। यह कहते हुए मेरे काफ़ी करीब आ गया। ऐसा नहीं है, ये कहते हुए मैं थोड़ा पीछे हटा, तो मुझे उसकी आँखों में फिर गुस्सा नज़र आया, पर मुझे इस बात की हैरत थी कि इस आदमी को गांधी जी के बारे में कैसे पता? तुम्हें गांधी के बारे में कैसे पता? यह कहते हुए मैं थोड़ा उसके पास पहुँच गया। मुझे अपने सवाल का जवाब भी लेना था और उसके गुस्से को भी शांत करना था। उनके बारे में कौन नहीं जानता? अगर तुम गांधी को नहीं जानते हो, तो तुम गुफ़ा में रहते हो। यह कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मेरे पास आकर मेरे गले में हाथ डाला। मैं तुम्हारे साथ एक फ़ोटो खिंचवाऊँगा ताकि लोगों को मैं यह कह सकूँ कि मैंने गांधी जैसे दिखने वाले व्यक्ति के साथ एक फ़ोटो लिया मैंने गांधी को पढ़ा तो नहीं, पर जितना भी पढ़ा है, उनके बारे में सुना है, उससे ज़ाहिर है कि वे कमाल के इंसान थे। शायद आज दुनिया को उनकी उस वक़्त से भी ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि वे जीवित थे। दुनिया से ज़्यादा अमेरिका को गांधी की अभी ज़रूरत है। जिस तरह हम झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। हमें मेल-जोल बनाकर रहना चाहिए, उसने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। उसने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा कि हमें मिल-जुल कर कर रखना चाहिए और ये जो प्रसंग आपने लिखा है इसमें थोड़ा-सा एक नाटकीयता ऐसे आ जाती है कि उसने आपके गले में हाथ रख के फ़ोटो खिंचाई वगैरह। पर ये जब आप एक पाठक के रूप में पढ़ रहे होते हैं, तो ये सारे दृश्य आपके सामने आ जाते हैं, आपकी कल्पना को कुछ पंख से लग जाते हैं और बहुत सारे ऐसे स्थल जहाँ पर आम लोग सामान्यतया कोई आ रहने वाले इंडियन अमेरिकन्स भी जाएँगे नहीं, आप वहाँ से होके निकले हैं। तो कुल मिला के आपने कई स्थानों पर भारत और अमेरिका की तुलना भी की है, जो कि स्वाभाविक ही है। तो आप एक पत्रकार के रूप में जब देखते हैं, तो भारत और अमेरिका राजनीतिक रंग की दृष्टि से क्या समानता और क्या भिन्नता विशेष करके आपको लगी? देखिए, मैं अभी भी ये कहूँगा काफ़ी डिबेट चल रहा है। अमेरिका क्लेम्स टू बी द एंड इज़ प्राउडली सेइंग दैट वी आर द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं और इंडिया लार्जेस्ट है। पर अभी जिस तरह के हालात हैं, मैं ये कहूँगा अमेरिका भारत में होने वाली राजनीति के स्टार्टिंग पॉइंट पे है। अभी तक अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टियाँ थी और वो मुद्दों पे लड़ती थी, डिबेट होता था, आम तौर पे इश्यूज़ पे बात करते थे, चाहे वो जॉर्ज बुश को क्लिंटन हराते हैं या ओबामा आके कहते हैं वी कैन बी द चेंज। बिल्कुल इश्यू बेस्ड आमने-सामने तर्क की बात होती थी, पर अब आप देखिए अमेरिका में भी काले-गोरे पे राजनीति हो रही है। हमारे यहाँ धर्म के नाम पे राजनीति होती आ रही है। अमेरिका ने तो अभी उसका पहला एक ट्रेलर देखा है, हम लोग तो इस पे ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। अमेरिका में राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा पनप रही है। मैं एक जगह तंज लेते हुए ये भी लिखता हूँ कि मैं न्यू इंग्लैंड वाले एरिया में गया और वहाँ पे नाम अभी तक किसी ने नहीं बदले हैं। तो मैंने कहा अगर हिंदुस्तान होता तो हम इसी पे चुनाव लड़ लेते। और जितना हमने 70 सालों में पाकिस्तान को एक विलेन नहीं बनाया है, उससे कई गुना बड़ा विलेन 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को बना दिया है।
तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में जिस तरह की इलेक्शनरिंग हो रही है, जिस तरह के मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं, वो अब अमेरिका उसकी शेड्स देखने लगा है। तो अमेरिका भी एक पर स्टेट ऑफ फ्लक्स में है। जी। बिल्कुल है। और एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है या जिस तरह की वोटिंग पैटर्न है हमारी, इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। 240 साल हो चुके हैं, अब चीज़ें बदलनी चाहिए। तो चीज़ें धीरे-धीरे निश्चित रूप से बदलेंगी और चीज़ों के बदलने में जिस तरह की भूमिका हमारी होती है, उसमें पुस्तकों का भी अपना एक रोल होता है। ओबामा ने एक पुस्तक लिखी, राहुल गांधी के बारे में कुछ कहा, उसको लेके जी। बहुत सारी चर्चा हो गई। तो परसेप्शन बनाने में क्या बुक्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं? और इस हिसाब से देखा जाए तो अविनाश जी ज़्यादा करके जिन पुस्तकों की चर्चा रही है, वो समहाउ इंग्लिश में लिखी गई किताबों की रही है। विशेष करके जो तात्कालिक संदर्भों से जुड़े हुए विषय हैं, उन पर हिंदी की कोई किताब ने बहुत अधिक ध्यान लोगों का खींचा हो, ऐसा मुझे नहीं ध्यान आता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा लैंग्वेज अपार्थाइड भी है। जैसा मैंने आपको कहा, जब तक कि मैंने खुद ये चुनाव अपने नज़र से नहीं देखे थे, अमेरिकी चुनाव बहुत एलीट होते थे। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये वो, दे वर लार्जर देन लाइफ थिंग्स कि वो बोल रहे हैं। पर जब आप वहाँ जाके देखते हो तो कहते हो इनसे कई बड़े स्केल का चुनाव तो हमारे देश में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ आके 50,000 लोगों का जमावड़ा इकट्ठा करते हैं ह्यूस्टन में, हाउडी मोदी में, एंड एवरीबॉडी गोज़ क्रेज़ी क्योंकि 50,000 लोग एक जगह एक साथ आ गए थे। अमेरिका में 5,000 लोग एक साथ आ जाए तो बहुत बड़ी रैली मानी जाती है। मैंने पूरे दिन एक रैली के साथ ट्रैवल किया और वो उसे सक्सेसफुल रैली मान रहे थे वेस्ट पाम बीच में। उतनी रैली तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी चुनावों में होती है, उतने लोग। तो स्केल काफ़ी डिफरेंट है। तो मुझे भी कई लोगों ने कहा आपने इस पुस्तक को अंग्रेज़ी में क्यों नहीं लिखा? अगर ये अंग्रेज़ी में होती तो टॉप एंड बुक्स अ, शॉप्स पे होती। पर वही एक जो एको चैम्बर है, जो अंग्रेज़ी बोलता, लिखता, पढ़ता है, वहाँ पे इसकी चर्चा ज़्यादा होती और ये शायद उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती जिनके लिए अमेरिका समझ पाना ही एक अपने आप में बड़ी बात है। तो एक बहुत बड़ा अपार्थाइड है अगर मैं कह सकूँ इस तरह से कि जिस तरह अपार्थाइड होता है ना काले और गोरे का भेद साउथ अफ्रीका में, उसी तरह बुक्स में एक ये प्रॉब्लम है। अभी बराक ओबामा कुछ लिख देते हैं या कोई भी बड़ा आदमी अंग्रेजी में टिप्पणी करता है, तो वही लोग इसको पढ़ते हैं। मेरी किताब हिंदी में मैंने कई अपने मित्रों को भेजी और सबने सराहा, तारीफ भी करी, पर कई लोग कहते हैं अंग्रेजी में होती तो हम शायद सरलता से पढ़ पाते। और ये भारत के मित्र हैं। ये बिल्कुल भारत के मित्र हैं। ये वो हैं जो कई बार ट्विटर पे ज्ञान भी जो है ना आजकल हिंदी में लिख के देते हैं किसी से लिखवा के, पर उन खुद हिंदी में शायद बात नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होना चाहिए था और कहीं तो एक शुरुआत हो कि कोई हिंदी में भी लिखे। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह के प्रयोग राजकमल ने किए हैं, और भी प्रकाशकों को आगे आना चाहिए। पर चूँकि वही बात है ना कि हमारे यहाँ के सो कॉल्ड इल्यूमिनाटी ऑडियंस एक भाषा जिसमें वो सहज नहीं है, उसके लिए पढ़ेंगे भी नहीं और फिर हम बात करेंगे फ्रीडम इसकी, फ्रीडम उसकी, ये वो फलाना। हम कितना लिमिटेड देखते हैं। जैसे मैं बुक में बोलता हूँ कि सबको डेमोक्रेट्स की विक्ट्री सिंपल दिख रही थी। 10 पॉइंट से बाइडेन आगे, 9 पॉइंट से बाइडेन आगे, इतने आगे। अगर वैसा ही होता तो क्या 4 दिन लगते नतीजे आने में? कुछ तो रहा होगा कि नतीजा कॉन्टेस्ट इतना कांटे का था कि 4 दिन तक तो अमेरिकी मीडिया भी नहीं बता पाया कि कहाँ जा रहा है चुनाव। क्यों? क्योंकि हम वही 4-5 सोर्सेस को पढ़ रहे थे। एक का ज़िक्र नहीं करूँगा, एक बहुत बड़े कमेंटेटर हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी आपके शहर में ही। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा तुम पूरी जगह घूमोगे? मैंने कहा जी। तो यार तुम जहाँ-जहाँ जाओ तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तुम उस पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना। इट विल हेल्प मी पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। मैंने कहा यार आप अमेरिका में हो, आप पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे हो, भारत तो आपको देख के ही सुन रहा है और आप खुद न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो।
तो फिर किस तरह का पर्सपेक्टिव दे रहे हो? तो तो मुझे लगता है कहीं तो ये शुरुआत होनी चाहिए थी और बड़ी खुशी है कि राजकमल ने ये प्रयास किया कि इस तरह की किताब मार्केट में लाई जाए। तो इसमें खुशी की बात ये भी है कि आपने उदारता से पाठकों के साथ जो भी आपका मित्रों का संपर्क क्षेत्र है, जैसे आपने अपने बड़े भाई जिनका नाम आपने लिया नहीं, मेरे मित्र भी डॉक्टर सुनील कल्ला, उनका भी उल्लेख किया है और जी, बिल्कुल किया अन्य है। जो बहुत सारे मित्र आपके अलग-अलग क्षेत्रों से कोई इंजीनियरिंग में आपके साथ वाले, उन सबका थोड़ा-थोड़ा उल्लेख किसी न किसी रूप में आ गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस किताब या इस यात्रा के बहाने आपको ये अवसर मिला कि आप अपने आप को विस्तृत रूप में छू सकें। तो जब आप भारत लौटे और इस किताब पर काम करने लगे, तो आपको लगा कि मैं पहले से अधिक समृद्ध हो गया हूँ? इस जी, यात्रा बिल्कुल। ने अमेरिका 2020 एक बटा हुआ देश पुस्तक लिखने की यात्रा ने आपको क्या जानने के लिए कुछ कुछ नई दृष्टि दी अपने बारे में? देखिए अपने बारे में दृष्टि तो नहीं बट मुझे आई बिकेम अ लिटिल मोर नॉलेजेबल और ये समझ में आया कि कोई चीज़ को जानने का सबसे बेहतर तरीका है आप खुद वो करके देख लें, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो। मैं अपने किताब की शुरुआत मेरी बेटी अनुभूति के साथ जो मेरा कन्वर्सेशन है उससे करता हूँ। जब वो मुझसे पूछती है कि आपने ये किताब लिखी क्यों? जब सब अंदर बैठे थे आप बाहर गए क्यों? सही बात। अ, तो तो उस वही थॉट प्रोसेस था, आपके अंदर वो सवाल रहना चाहिए, वो जिज्ञासा रहनी चाहिए और बहुत-बहुत शुक्रिया है कि अनुभूति ने और अर्चना ने मुझे ये बैक किया कि मैं अमेरिका इस टाइम में जा सकूँ। कहने की बात एक तरफ है कि चलिए आपको खबर तक जाना चाहिए बट यू नीड अ स्ट्रॉन्ग एंकर टू डू व्हाट यू डिड और जब मैं वापस आके देखा तो मुझे लगा कि कई चीज़ें और अब भी जब इसको पढ़ता हूँ तो लगता है अरे काफ़ी कुछ चीज़ें और जोड़ी जा सकती थी। बिल्कुल सही बात है। बट बट अभी तक इतना ही लिखा एंड इट लुक्स लाइक एन एंगेजिंग वर्क बाकी आप लोगों के हाथ में जो आप पढ़ते हैं आप बेहतर बता पाएँगे। तो मैंने काफ़ी बेहतर बताया है मेरी तरफ से। मुझे लगता है ये अनूठी किताब है, ऐसी किताब पहले मेरे सामने आई नहीं और एक तरफ मुझे इसको पढ़ते हुए हल्की-सी याद आ रही थी सुकेतु मेहता की मुंबई सिटी, लेकिन वो एकदम दूसरे कैनवास है उसका। पर कॉमन एलिमेंट ये था कि वो बहुत लोगों से मिले और लिखा। अ, उनका थोड़ा अलग तरह का काम था वो, पर आप भी बहुत लोगों से मिले और लिखा। तो एक जो फ्लेवर होता है आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई कहानी को इस तरह से पिरो कर एक किताब के रूप में प्रस्तुत करने का, वो हिंदी में बहुत ही कम देखने में आया है। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि आप अगर कुछ लेख लिखेंगे तो वो इतने रोचक होंगे या नहीं, पर ये एक बहुत बड़ा कैनवास रहा आपकी अभिव्यक्ति का, उसके लिए भी फिर एक बार आपको बधाई। और इसके अंतिम चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए हम अपनी बातचीत का समापन करेंगे अविनाश जी। जो रिजल्ट अमेरिका में आए तब तक आप भारत पहुंच गए थे, पर आपने उसको ऐसे लिखा है एकदम जैसे थ्रिलर का कोई क्लाइमेक्स हो रहा हो, क्योंकि वो रिजल्ट का डिक्लेयर होना बाइडेन के लिए आगे क्या विषय शीर्षक से जो 15वां चैप्टर आपका है, उस उसके अंदर एक गति है शब्दों में भी और वो मांग भी थी उस अवसर की। उसके बारे में कुछ कहिए कि उसमें एडिटर्स का कितना कंट्रीब्यूशन क्रिएटिवली रहा है? आपका अपना एक सहज अभिव्यक्ति का ढंग ही ऐसा रहा या कुछ और उसमें क्या कहते हैं उसको, जैसे जब डायमंड को अ, पॉलिश किया जाता है, उस तरह का कुछ काम हुआ है इसमें? जी, बिल्कुल हुआ। इस किताब की अब आपको एक बहुत कमाल की रोचक बात बताता हूँ। हमने कई मल्टीपल डेडलाइन सेट करी थी। आप सब लोग कह रहे हैं बहुत जल्दी आ गई, लेकिन अगर आप निरुपम से पूछेंगे तो वो कहेंगे बहुत देर से आई ये किताब। उसके हिसाब से तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। शायद इलेक्शन नाइट तक ही अगर मैं ये किताब लिख देता तो निरुपम वुड हैव बीन अ हैप्पी मैन। अ, पर एक बड़ी बात इसकी ये रही कि हमने इस पे 17 जनवरी की रात तक जितना कुछ घटनाक्रम हुआ, वो सब कुछ इसमें लिखा है। तो चाहे वो 6 जनवरी का कैपिटॉल पे अटैक हो और उसके बाद जो इम्पीचमेंट की हियरिंग चली हो, वहाँ तक हमने लोगों से बात करी और इसमें पिरोया
और आपने एक फास्ट पेस कहा क्योंकि ये स्टोरी अभी भी बढ़ रही है। किताब को लिखने के बाद मैंने उसी दिन किताब में लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच नहीं होंगे। ये बहुत अ, प्रीमैच्योर थिंकिंग है कि होगा। अब वो 24 के इलेक्शन के लिए कैन्वसिंग उन्होंने अभी से शुरू कर दी है। और मैं एक जगह लिखता हूँ कि वहाँ वोट बैंक रियलिटी भी आ रही है, कि जो रिपब्लिकन सेनेट में बैठे हैं, अगर वो री-इलेक्शन में जाएँगे 2022 में, तो वो डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में नहीं हो सकते। और यही हुआ। तो इसमें संपादक का सिर्फ ये था कि उन्होंने मुझे 17 की रात तक एंगेज रखा कि नहीं, जितनी सूचना इकट्ठी कर सकते हो करो और इसमें कंडेंस करके लिखो। तो बहुत सुंदर अविनाश जी, मैं आपकी किताब का अंतिम पैराग्राफ अपने दर्शकों तक आपकी अनुमति से पहुंचाऊं। आप लिखते हैं, जी, अमेरिका की छवि पर सबसे बड़ा धब्बा 6 जनवरी 2021 को उस वक्त लगा जब कैपिटल पर हिंसा हुई। इस अप्रत्याशित घटना ने अमेरिका की साख पर एक अमिट दाग लगा दिया। अभी तक ऐसी घटनाएं अमेरिकी भाषा में थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होती थी। यही धब्बा राष्ट्रपति जो बाइडेन के समक्ष उनके राजनीतिक कैरियर की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा है। जिस अमेरिका की कमान उन्हें मिली है, उसका जनमानस आज बंटा हुआ है। इसलिए सारी दुनिया की नजरें उन पर रहेंगी कि वे अपने विभाजित राष्ट्र को किस तरह से किस तरह फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना पाते हैं। तो जी। यहाँ पर तो तालियां हो गई। तो क्योंकि अविनाश है मेरे साथ, तो अब तक आपने जो देखा, बाइडेन को क्या लगता है, बना पाएंगे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? मुश्किल है। ये मुश्किल के ऊपर ही मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि फिर हम अगली चर्चा चर्चा में बाइडेन के बारे में बात करेंगे। पर बहुत ही जी, आनंद ज़रूर। आया आपसे यहाँ आपकी यात्रा के दौरान इंटरव्यू करते हुए भी, आपकी यात्रा के बीच में भी, और खास करके आज जब एक प्रकार का क्लाइमेक्स है आपके उस यात्रा वाले प्रोजेक्ट का, कहा जाए तो। बहुत बहुत बधाई आपको अविनाश जी, बहुत शुभकामनाएं। किताब अधिकाधिक शुक्रिया, पाठकों तक शुक्रिया पहुंचे। अशोक जी। You know, थैंक यू। तो मेरे साथ जुड़े जयपुर से अमेरिका 2020 एक बटा हुआ देश के लेखक, कमाल की नूतनता, अ, एक प्रकार से हिंदी पाठकों के लिए लाने वाली इस पुस्तक के लेखक अविनाश कल्ला को बधाई, राजकमल प्रकाशन को भी बधाई, और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमति दें अशोक व्यास को। नमस्कार। शुक्रिया, धन्यवाद अशोक।